जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम लोग 50 डेज की एक नई सीरीज लेकर के आने वाले हैं स्पेशली फॉर CAPF, एफकेट, CDS एंड NDA, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा GS कवर करेंगे अलॉन्ग विद लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स। संडे को आपके मैराथन्स भी होंगे जो कि लाइव होने वाले हैं, बट पहले आपका जो रिस्पॉन्स है इन वीडियोस पर देखा जाएगा, इसके बाद ही मैं वीकेंड्स पर आपकी क्लासेस कंडक्ट कराऊंगी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट जो डिफरेंट हमारे कमीशंस हैं, गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, वो सब कुछ आज हम कवर करेंगे, उनका स्टैटिक पोर्शन साथ साथ में उनका करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है शुरू में ही भाई, और कोशिश करो वीडियो देखते टाइम आप कमेंट में अपने सारे आंसर्स लिख रहे हो। ऐसा करोगे तो मुझे पता चलेगा कि किस किस ने देखा है, कौन कौन एंगेज है, आपकी क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, who was appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission? And one more thing, अगर कोई स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम का है और वो भी अगर चाहता है कि इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है, हिंदी में भी अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो डू कमेंट इन द सेक्शन। ओके, आप कमेंट कर दोगे मुझे तो पता चल जाएगा कि आपको हिंदी की भी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं फिर हिंदी भी इंक्लूड करूँगी। वो थोड़ा सा और एडिशनल एफर्ट्स लेगा, बट जिनको ज़रूरत होगी तभी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फाइनेंस कमीशन, आपको पता होगा 16वां फाइनेंस कमीशन बना है रिसेंटली, तो इसके एक मेंबर थे अजय नारायण झा, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इनके बाद पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए मेंबर बनाया गया है किसको? टी रविशंकर को। काफ़ी सुना हुआ और बहुत फेमस नाम है, मैंने कोशिश की है ऑप्शन में भी हम ऐसे लोगों के नाम को ले जो किसी ना किसी चीज़ से रेलेवेंसी रखते हों। तो टी रविशंकर हु इज करंटली द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। बच्चे RBI हमारा सेंट्रल बैंक है जिसमें एक गवर्नर होते हैं प्लस 4 क्या होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक हैं टी रविशंकर, और इनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से एक और सवाल हमारा बन गया कि जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। अब कब तक इनका टेन्योर रहने वाला है? तो 31 अक्टूबर 2025 तक। जैसे ही फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट दे देगा, इनका टाइम जो है वो खत्म। ठीक है, अब 16th फाइनेंस कमीशन क्या करता है? बेसिकली फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है जो हमारे रेवेन्यू रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, कंट्री के जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस देता है, जनरली जो कि एडवाइजरी होती है, नेचर में बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, और इसको जो है बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2031 के लिए। 5 साल के पीरियड के लिए फाइनेंस कमीशन को बनाया जाता है। अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। टर्म कितना होता है? 5 साल। कुछ केसेस आते हैं जिनमें टर्म बढ़ भी जाता है। अब अगला सवाल, क्या फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? देन आंसर मस्ट बी यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल क्या हो गया? 280। ठीक है, अब जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसको दिसंबर 2023 में बनाया गया था। NDA का क्वेश्चन है कि भैया जो चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, उनका नाम बताओ। अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नीति स्टैंड्स फॉर, जल्दी लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और एक CEO होते हैं। तो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया थे, जो कि वर्तमान में 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। सो नाउ कमेंट में आपको बताना है हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अब अगला सवाल, हमने यहाँ से सब देख लिया फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है? 280 में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। जिसका काम क्या होता है?
तो क्रिटिकल रोल इन रिकमेंडिंग हाउ रेवेन्यू शुड बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो रेवेन्यू हुआ है, जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस तरीके से डिवाइड किया जाना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ कौन थे। केसी नियोगी। कौन थे बच्चे? केसी नियोगी was the first chairman और the first फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। अच्छा, 16th के अरविंद पनगड़िया हैं। कहीं मैच द फॉलोइंग में आ गए तो एमपीपीएससी में आए हैं भाई। 15वें के थे एनके सिंह। 15वें के कौन थे? एनके सिंह। पहले के केसी नियोगी, 16वें के अरविंद पनगड़िया। अब मुझे बताओ 14th के थे वाई.वी. रेड्डी। 14th के कौन है? वाई.वी. रेड्डी। मेरे साथ रिपीट करो, बोलो। पहले केसी नियोगी, 14th वाई.वी. रेड्डी, 15th एनके सिंह और 16th अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलो अगला सवाल। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ? तो अभी क्या हुआ है, डीआरडीओ के जो चेयरमैन है ना, उनको एक्सटेंशन मिल गया है, उनकी जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और अभी वर्तमान में जो डीआरडीओ है, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, अब देखो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब बनाया गया था? 1958 में। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भैया इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इस तरह से। अब इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है? तो हमारे जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे मिसाइल्स हो, एयरक्राफ्ट हो, नेवल सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो, उनको बनाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना इज द मेन रोल ऑफ द डीआरडीओ। तो समीर वी कामत जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, इनको 25 अगस्त 2022 को अपॉइंट किया गया था। इन्हें पहला एक्सटेंशन 2023 में मिला जो कि 25 तक का था। अब वापस से इन्हें मई 2026 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। अब कुछ और नाम हमने ऑप्शन में देखे। डॉक्टर एस क्रिस्टोफर, ये भी चीफ रहे हैं किसके? डीआरडीओ के। डॉक्टर टेसी थॉमस, आप जानते हैं इनके बारे में? डॉक्टर टेसी थॉमस जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। और सतीश रेड्डी जो हैं वो भी क्या रहे हैं जी? सतीश रेड्डी इनसे पहले, समीर वी कामत से पहले डीआरडीओ के चेयरमैन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू स्वीडन इन 2025। अब देखो, एम्बेसडर होने को तो बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं, आप सारे तो क्या ही याद रखेंगे, बट आपको वैसा कुछ याद रख लेना है जो कहीं हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, डिस्प्यूटेड हो या न्यूज़ में आया हो। एम्बेसडर क्या होते हैं पहले तो ये समझो। 2 टर्म होती है, एक टर्म होती है एम्बेसडर, एक टर्म होती है हाई कमिश्नर। दोनों का काम सेम है ना। मान लीजिए हमारे किसी भी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हैं, लगभग 100-150 कंट्रीज तो होंगी जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, तो वो कंट्री और हमारी कंट्री या दूसरी कोई भी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, उसी को एम्बेसडर कहा जाता है। अगर यही एम्बेसडर किसी कॉमनवेल्थ कंट्री का है तो वो हाई कमिश्नर कहलाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं? जिन पर कभी रूल किया है किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, याद रहेगा। सो स्वीडन, यानी कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। अनुराग भूषण जो हैं ये स्वीडन में क्या बन करके गए हैं भाई? एम्बेसडर बन करके गए हैं। डेफिनेटली एक आईएफएस होंगे तभी उनको ये पोस्ट मिली है। ठीक है, अब स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, आपको पता होना चाहिए। नोबेल प्राइज यहाँ पर दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरीज में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमी। अब इनमें से सिर्फ जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इंडिया और स्वीडन के रिलेशंस के बारे में अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें ये मिलेगी, लीड IT 2.0। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड स्वीडन जो कि COP28 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है, जो किस लिए है, प्रमोट करना है लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन को। COP28 इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 किसका, UNFCCC। अब जिनको नहीं पता कॉप क्या होता है, तो बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी मीटिंग्स को कॉप कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कहीं आपको साइमल्टेनियसली COP 15, 16, 17 ये भी पढ़ने को मिले, हो सकता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हो। COP28 किसका है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कहाँ पर हुआ था, ये दुबई में। COP29 भी हो चुका है बेटे, ये हुआ है आपका बाकू विच इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, और COP30 होने वाला है ब्राजील में। आप CAPF का 2024 का पेपर उठा लो, वहां पर आपको ये मैच द फॉलोइंग में मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एंड ए विक्रम हमने अभी देखा, तो ये जो है यूके में एम्बेसडर रहे हैं। TS तिरुमूर्ति फॉर्मर हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में। अच्छा क्वेश्चन, अभी फिलहाल में हूँ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, जल्दी से बता दो। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ 2025। ब्रिक्स के बारे में हम, अच्छा आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी फोर्स डिफेंस अकेडमी के मेन चैनल पर होती है, जहां पर डेली शाम को 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। वहाँ भी हम स्टैटिक का पार्ट जो है कवर करते ही हैं, बट यहाँ हमारा फोकस GS पर ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। ब्रिक्स की हम बात कर लेंगे, इसका जो आंसर है वो है हरवंश चावला। क्या होने वाला है आंसर, हरवंश चावला इज द करेक्ट आंसर। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इट रिप्रेजेंट्स द प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट इन कंट्रीज का भी सब कुछ बता रही हूँ उनके बारे में मैं आपको। हरवंश चावला का नाम याद रख लो भैया। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक्स की। ब्रिक्स में आप देखकर ही नाम बता सकते हो कौन कौन सी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली 5 और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब उनका नाम और ऐड करते तो कुछ अजीब सा अटपटा सा नाम बन जाता ना, इसलिए ब्रिक्स का नाम इज नाउ, क्या नाम रख दिया गया, इट इज ब्रिक्स प्लस। क्या हो गया, ब्रिक्स प्लस। तो 5 तो ये हो गई, ठीक है। अब ब्रिक्स का 15th समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, 16th समिट रिसेंटली हुआ है काजान रशिया में, एंड 17th समिट ब्राजील, और 18th होने वाला है इंडिया में। मैच द फॉलोइंग में ये बन सकता है, अरे भाई बिल्कुल बन सकता है। तो साउथ अफ्रीका की चेयरमैनशिप में 4 कंट्रीज ने ज्वाइन किया, हालांकि अनाउंसमेंट 6 कंट्रीज ने की थी, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE। आई रिपीट, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE। सऊदी अरेबिया का कंफर्मेशन पेंडिंग है, अर्जेंटीना ने मना कर दिया। 4 हो गई। फिर अभी रिसेंटली रशिया में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है एज अ 10th मेंबर, हालांकि मेंबरशिप 2026 1 जनवरी से शुरू होगी, ठीक है। तो इतना हम याद रखेंगे। ब्रिक्स को 2006 में एज अ ब्रिक बनाया गया था, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया है। चैम्बर जो है वो क्या फैसिलिटेट करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया, ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो, ठीक है। CDS का क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये स्टेटमेंट सीधा आपके एग्जाम में उठ करके आया था। इसके अलावा रीसेंट क्वेश्चन आया है ब्रिक्स से, ब्रिक्स कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक पूछी हुई है, तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी, ठीक है। हरवंश चावला जो हैं, इनको क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स CCI इन 2025, ठीक है। इसके बाद मुकेश अंबानी, हम सब जानते हैं, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जो अजय शाह हैं वो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है, वो भी फॉर्मर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ UPSC। रिसेंटली UPSC के नए चेयरमैन बने हैं, तो इनसे पहले आपको पता होगा श्रीमती जो प्रीति जी थी वो क्या थी, चेयरमैन थी, एंड नाउ मिस्टर अजय कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ UPSC। करंट की बात हो गई, स्टैटिक की करते हैं, आ जाओ। सो देखो, अजय कुमार एक रिटायर्ड 1985 बैच के IAS ऑफिसर है फ्रॉम केरला कैडर, डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, चेयरमैन बन गए हैं UPSC के 14 मई 2025 को। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है मेरे भाई, जल्दी बोलो।
अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब एक सिंपल सी लाइन याद कराऊंगी कि भाई इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं एट सेंट्रल लेवल, उन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सो योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? प्रीति सूदन को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोस्ट का क्रिएशन हुआ था, जो कि अभी हमारे अनिल चौहान जी हैं, उनसे पहले सर विपिन रावत थे, उस पोस्ट को बनाया गया था दिसंबर 2020 में। तो इसमें इनका रिकमेंडेशन रहा है अग्निवीर स्कीम में, आत्मनिर्भर भारत, तो इन सब में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 315। बेटा आर्टिकल 315 बात कर रहा है कि सेंटर और स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशंस होंगे। तो सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी एंड स्टेट लेवल पर स्टेट पीएससी, दोनों ही कैसी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल। पर आर्टिकल 315 में लिखा है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स चाहें तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट कोई लॉ पास करके उनके लिए एक कॉमन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दे। तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि जेपीएससी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करने के बाद पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर के आएगा, तब इसको बनाया जाएगा। यूपीएससी का काम एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, एडवाइजेस देना है, पर यूपीएससी रिक्रूटमेंट नहीं करती है, ना कैडर डिसाइड करती है, कुछ भी नहीं करती है। यूपीएससी में एक चेयरमैन एंड अप टू 10 मेंबर्स हो सकते हैं। और एक और बात आप आज से याद रखेंगे कि जो नंबर टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लाइक हो सकता है कल को 20 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज 33 जज हैं, पर एक टाइम पे 8 भी थे। तो जो भी नंबर टाइम के साथ वेरी करे, चेंज करे, वो फिक्स्ड नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यूपीएससी में फिलहाल एक चेयरमैन एंड अप टू 10 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, टर्म जो है चेयरमैन की या तो 6 साल, नॉट ओनली ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर सभी के लिए, या तो 6 साल या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, अब मैम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए? भाई ऐसी कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, पर कहना ये है कि जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे उसके 50% मेंबर्स, यानी कि 10 का आधा 5 ने कम से कम 10 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम किया हो, चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, बैंकर हो, कुछ भी हो भले ही। ठीक है, प्रीति सूदन जो पुरानी चेयरपर्सन हैं, अलका सिरोही, इनका कोई संबंध नहीं है यूपीएससी से, अरविंद सक्सेना प्रीति सूदन से पहले चेयरमैन रह चुके हैं। अब जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 14th पार्ट में मेंशन मिलता है हमको। किस पार्ट में? 14th। बाकी सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। 665 प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ये भी प्रेसिडेंट करने वाले हैं, और कितने हो सकते हैं ये भी हमने देख लिया। बट आर्टिकल्स और देख लेते हैं हम। आर्टिकल 315 क्या बोल रहा है? पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के लिए। 316 देखो कमीशन बनाएंगे, आदमी डाल दो उसमें, 316 में हो गई अपॉइंटमेंट। 17 पे खतरा, रिमूवल। 18 साल के हो गए तो पावर चाहिए, पावर टू मेक रेगुलेशन, जो आपके मेंबर एंड स्टाफ है कमीशन के उनके लिए। 19 भाई 18 के बाद आपको थोड़ा सा प्रोहिबिट भी किया जाएगा। 19 में प्रोहिबिशन हो गया कि भैया अगर आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो आप मेंबर नहीं रह सकते। 20 में फंक्शन, 21 में पार्लियामेंट की पावर है यूपीएससी के फंक्शंस या पीएससी के फंक्शंस को एक्सटेंड करने की। 15 में एस्टैब्लिशमेंट फॉर सेंटर एंड स्टेट, 16 में अपॉइंटमेंट, 17 में खतरा, 18 में पावर मेक रेगुलेशंस कंडीशंस फॉर द मेंबर एंड स्टाफ, 19 में प्रोहिबिशन, 20 में फंक्शंस, 21 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, फिर एक और आर्टिकल आपको 322 भी मिलेगा। यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस की बात होती है कि कौन से किस तरीके से किस फंड से एक्सपेंसेस होंगे, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट यूपीएससी। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन फॉर यू, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर।
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, कौन बने हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं नालसा के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, क्योंकि हाईएस्ट तो चीफ जस्टिस होते हैं, सबसे सीनियर तो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके बाद जो सेकंड सीनियर होते हैं वो बनते हैं नालसा के चेयरमैन। नालसा क्या है? तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। पहले जो व्यक्ति सीजेआई बनने के लिए एलिजिबल होता है वही जनरली नालसा में आपको देखने को मिलेंगे। तो नालसा के जो चीफ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, कहीं ना कहीं सेकंड मोस्ट सीनियर। नालसा 1995 में बनाई गई थी, एक्ट इसका 87 में आया था। इसका जो काम है, हम आर्टिकल 39A पढ़ते हैं पॉलिटी का, कि भाई लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, जो पुअर लोग हैं, जो लीगैलिटी नहीं समझते या उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, एडवोकेट वकील इस सबके, तो वो प्रोवाइड कराने का काम नालसा करती है। ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करती है, लीगल अवेयरनेस करती है, कैंप्स लगाती है, और भी बहुत सारे फंक्शंस जो है नालसा में इंक्लूडेड है। जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, हमें कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ये अभी सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं। इनसे पहले BR गवई, तो BR गवई से पहले आपको पता होगा कि भैया जो BR गवई हैं वो सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, अब ये सीनियर हो गए क्योंकि चीफ बन गए, तो सीनियरिटी जो है यहाँ पे एज से डिफाइन हो रही है, ये याद रखना। चलिए, who has been appointed as India's interim representative on the International Monetary Fund? एक्चुअली यहाँ पर जो पहले वर्किंग थे उनका रेजिग्नेशन मिल जाने के बाद नीति आयोग के फॉर्मर CEO रहे हैं परमेश्वरन अय्यर, इनको इंटरिम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया इन IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। और इनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो गया था, कुछ कंट्रोवर्सी के कारण टर्मिनेट कर दिया बेसिकली इनको। तो IMF जो है वहाँ इनको अपॉइंट किया गया है। ये नीति आयोग के पुराने CEO भी रहे हैं, फिलहाल में BVR सुब्रमण्यम हैं। एंड नीति जो IMF है इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1945 में बना है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके जो करंट चीफ हैं श्री क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा फ्रॉम बुल्गारिया। ये बेसिकली जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उस समय लोन देने का काम करता है, ठीक है। जस्टिस BR गवई 52nd चीफ जस्टिस बनाए गए हैं इंडिया के, एंड ही इज द सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। ये आपको याद रखना है। 52वें चीफ जस्टिस भारत में बन गए हैं भूषण रामकृष्ण गवई। कौन अपॉइंट करता है? डेफिनेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं, सारे काम इन्हीं के हैं। एंड ही इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी आफ्टर KG बालाकृष्णन, ठीक है। चलिए, who has been appointed as a secretary of the Department of Agricultural Research and Education and Director General of ICAR, Indian Council of Agricultural Research, जो one of the oldest institute है in India, डॉक्टर मंगीलाल जाट, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी बने हैं डेयर के और डायरेक्टर जनरल बने हैं ICAR के। ICAR इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 1929 में बना है ये, पहले कुछ और नाम हुआ करता था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है, इसलिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। Who has been appointed as a chairperson of 23rd लॉ कमीशन? मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालूंगी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जो हैं, इन्हें 23वें लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस रिटायर्ड होंगे ऑब्वियसली। दिनेश माहेश्वरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, भैया याद रखना है, लॉ कमीशन का चीफ बनने वाला व्यक्ति मस्ट बी द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 23rd लॉ कमीशन के क्या हैं? चेयरमैन बनाए गए हैं। अब लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। 1955 में से पहली बार बनाया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर डेफिनेटली होगा। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर ये आता है। अब इसके भी जो कहना चाहिए रिकमेंडेशंस होंगे ना, वो एडवाइजरी होंगे। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब
ये जो है आपका लॉ कमीशन, इसमें कितने फुल टाइम मेंबर होने चाहिए? तो 4 फुल टाइम मेंबर होंगे, 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 5 पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं। पर ये वाली लाइन हमें याद रखना ही है कि लॉ कमीशन जो है पहली बार कब बना है? 55 में, ब्रिटिश रूल में 34 में बना था। जो लॉर्ड मैकॉले हैं वो एज अ लॉ मेंबर ही इंडिया आए थे। और 4 फुल टाइम मेंबर अलॉन्ग विद द चेयरमैन, 2 एक्स ऑफिशियो और अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके आ रही है वो यूसीसी की आ रही है। हालांकि उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, अब ये अपनी रिपोर्ट देंगे इस पर। इससे पहले 21st लॉ कमीशन जो था उन्होंने कहा था कि यूसीसी बहुत नेसेसरी भी नहीं है, डिज़ायरेबल भी नहीं है। वेरएज जो 22वां लॉ कमीशन था उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट बनाओ, बट वो कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि उनके जो चेयरपर्सन थे वो चेंज हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। एंड फाइनली जो 23rd लॉ कमीशन है, अब देखते हैं इनकी रिपोर्ट आती है तो क्या कहना है इनका। आपको बता दूं कि 3 ईयर का जो है वो टर्म एंड टेन्योर होता है, ये ज़रूर याद रखना। उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात खुद भी ड्राफ्ट कर रहा है और आज़ादी से पहले ऑलरेडी लागू है कहाँ पर? गोवा में। ठीक है, चेयरपर्सन जो हैं इनकी सैलरी वैलरी लिख दी है, ऑल्दो पूछी जाती नहीं है, बट स्टिल। ऋतुराज अवस्थी 22वें लॉ कमीशन के चेयरपर्सन रहे हैं, बाद में इनको लोकपाल बना दिया गया और फिर जो है इनका काम यहाँ से ख़त्म हो गया। जस्टिस अरुण मिश्रा करंटली नॉट सर्विंग, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन भी चेंज हो चुके हैं। बहुत जल्दी क्वेश्चन आने वाला है, सो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, लोकपाल की बात हुई है, जस्ट कमेंट डाउन लो प्लीज, हु इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया, who was appointed as a chairperson of newly formed athlete commission under the Indian weightlifting federation। तो भाई कौन होने वाला है वेट लिफ्टिंग का एथलीट कमीशन में? साइखोम मीराबाई चानू। आपको पता है रीसेंट ओलंपिक जो है उसमें क्या लेकर के आई थी ये? 2020 वाले में क्या लेकर के आई थी? सिल्वर लेकर के आई थी, है ना। और मीराबाई चानू को चेयरपर्सन बना दिया गया है एथलीट कमीशन का। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन 1935 में बना था, वेट लिफ्टिंग को प्रमोट करता है, और जो एथलीट कमीशन है उसको रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में लेकर के आई हैं कौन? मीराबाई चानू। 2018 में जो है गोल्ड मेडल लेकर के आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2024 में कुछ चेंजेस के कारण ये नहीं वो कर पाई, कंप्लीट नहीं कर पाई, एंड इनको यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है। Who was appointed as a deputy governor of RBI in April just ahead of monetary policy meeting? First female deputy governor पूनम गुप्ता। हाँ भाई, ज़रूरी हो जाता है ना। तो माइकल पात्रा जो हैं, MD पात्रा, इनका टर्म पूरा हो गया था और इनकी जगह पर पूनम गुप्ता अब डेप्यूटी गवर्नर बना दी गई हैं। मैंने अभी बताया था कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं? 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब आरबीआई पढ़ाने जाऊंगी तो ये पूरी क्लास निकल जाएगी, तो आरबीआई हम लोग इकोनॉमी वाली जो क्लास करेंगे वीकेंड की उसमें कवर करेंगे। फिर भी मोटा मोटा देख लो, 1 अप्रैल 35 में बना है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और हमारा जो पूरा क्रेडिट है, मनी है, सबको कंट्रोल करने का काम आरबीआई का ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। उर्जित पटेल फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन। अच्छा, तुमको पता है ये क्वेश्चन अभी पूछ भी लिया गया, रेलवे एनटीपीसी का आई गेस एग्जाम चल रहा है तो उसमें पूछ भी लिया गया कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। तो कॉमनवेल्थ क्या है पहले तो मुझे ये बताओ। तो कॉमनवेल्थ किसको कहा जाता है? ऐसी कंट्रीज का ग्रुप जो क्या रही हैं, कभी ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर रही हैं। तो कॉमनवेल्थ में पहली बार किसी अफ्रीकन लेडी को क्या बनाया गया है? चीफ बनाया गया है। तो क्या नाम है भाई इनका? क्या नाम है? तो इनका नाम है शर्ली बॉचवे। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो, सो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो घाना की है ये, घाना की एक पॉलिटिशियन है और इनको कॉमनवेल्थ का क्या बनाया गया है? चीफ बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया, सेक्रेटरी जनरल, है ना, 4 साल की टर्म के लिए। कॉमनवेल्थ
ब्रिटिश एम्पायर ने रिकॉग्नाइज किया है इसको 1929 में, वो सारी कंट्रीज जिन पर कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया है। 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और कुछ वैसी भी हैं जिन पर कभी रूल नहीं हुआ, लाइक मोजाम्बिक, रवांडा और ये सब। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये सारे सेक्रेटरी जनरल्स यहाँ पर मेंशन हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। Who was appointed as a full-time member of नीति आयोग following his tenure as cabinet secretary of India? तो फुल टाइम मेंबर जो है नीति आयोग के कौन बने हैं? राजीव गाबा बने हैं। आपको मैं बता दूं कि नीति आयोग में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक सीईओ होता है, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में हमारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं और कुछ होते हैं स्पेशल इन्वाइटीज। इन सभी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होती है जिसके थ्रू नीति आयोग काम करता है, जिसमें पीएम और सारे स्टेट्स के सीएम, और जहाँ सीएम नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं। तो राजीव गाबा जो हैं वो अभी नीति आयोग में मेंबर बनाए गए हैं। नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। करंटली वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी और बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वो सीईओ हैं। Who became the first female and first African president of International Olympic Committee? ये क्वेश्चन भी आ गया है। क्रिस्टी कवेंट्री। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो 1894 में बनाई गई, इसकी पहली बार कोई फीमेल चीफ बनी है और अफ्रीका की है वो, तो क्रिस्टी कवेंट्री। और ये स्विमर रही हैं, जिम्बाब्वे की पॉलिटिशियन हैं, एंड फाइनली इन्होंने 7 ओलंपिक मेडल भी जीते हैं, गोल्ड भी जीता है, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, ऑल्सो फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड दिस। बेसिकली वोटिंग से होता है, अगर ऐसे ही हो रहा होता तो किसी लेडी को ये पोस्ट मिलना मुश्किल है। एफकेट सीडीएस एनडीए में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। चलिए, Who was named the फिट इंडिया आइकन? तो फिट इंडिया आइकन अनाउंस किया गया है आयुष्मान खुराना को। चेयरपर्सन ऑफ सेबी के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं तुहिन कांत पांडे। हमारा जो स्टॉक मार्केट, जो सिक्योरिटीज मार्केट है, उसको रेगुलेट करने वाली एपेक्स बॉडी का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पहले 88 में बनी थी, पर एक एक्ट ला करके उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाई जाए। कब? 92 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। तुहिन कांत पांडा जो है वो क्या बन गए हैं? इसके चीफ बन गए हैं। इससे पहले माधवीपुरी बुच भी रही हैं, अजय त्यागी भी रहे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ जो कि हमारी एक सीएपीएफ है। सीएपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इनको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं बच्चे। टोटल कितनी है? 7 है। कौन कौन सी है लिख देती हूँ। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, और कौन सी बच गई? यही अपनी सीआरपीएफ है ना। तो ये हमारी 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनके जो चीफ होते हैं वो आईपीएस रैंक के होते हैं, याद रखना, सिवाय इसको छोड़कर। असम राइफल के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। बीएसएफ बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर और बांग्लादेश और पाकिस्तान की बॉर्डर। आईटीबीपी इंडिया चाइना, एसएसबी नेपाल भूटान और इंडिया, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं गवर्नमेंट की, उनका प्रोटेक्शन। असम राइफल इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर, साथ साथ में आर्मी के लिए भी काम करती है। सीआरपीएफ के चीफ बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। सीआरपीएफ 1939 में बनी थी, पर 49 में इसको रीनेम भी किया गया। पहले तो मध्य प्रदेश में ही बनी थी और सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें लगभग 3 लाख पर्सनल्स काम कर रहे हैं। काम काउंटर टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और पीस कीपिंग का काम करना, ठीक है। चलिए, चेयरमैन ऑफ इसरो, एनडीए का क्वेश्चन है, बार बार एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन आता है। डॉक्टर वी नारायणन जो हैं क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो को बनाया गया था बेटा 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो जो है हमारी स्पेस एजेंसी है, सैटेलाइट डेवलपमेंट, स्पेस मिशन, लॉन्च व्हीकल,
एक्सप्लोरेशन ये सब करने का जो काम है वो किसका है, इसरो का है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अब इनके जो कंट्रीब्यूशन हैं वो मेंशन कर दिए हैं मैंने। एस सोमनाथ इनसे पहले क्या थे, चेयरमैन थे, चंद्रयान 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा जिनका। डॉक्टर के शिवन भी क्या रह चुके हैं, इसरो के चेयरपर्सन रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई हैव ओपन्ड द सेम फाइल ट्वाइस। कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, पार्लियामेंट के एक्ट से जो बॉडी बनाई जाए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अभी जो चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। इनसे पहले अरुण कुमार मिश्र थे, सबसे पहले रंगनाथ मिश्र थे। लेट्स टॉक अबाउट NHRC। इसको बनाया गया है 12 अक्टूबर 1993 को। अच्छा, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, 10 दिसंबर को आपका वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, UPSC CSE का क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है ये। इस बारी वुमेन कमीशन से एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में CDS में, और मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन देख के लग रहा था कि स्टैटिक का होगा, फंक्शंस पूछे थे, पर वुमेन कमीशन की रीसेंट चेयरमैन बनी थी विजया किशोर राहटकर, इस वजह से वो क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो समझ लो। इसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। जो भी इन्वेस्टिगेशन में वायलेशन हो रहा है पब्लिक सर्वेंट से, जेल की कंडीशंस ख़राब है, तो ह्यूमन राइट्स को हर जगह पर प्रोटेक्ट करने का काम इसका रहने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता दूं, यहाँ देख लेते हैं। इसकी कंपोजिशन में एक चेयरमैन आपको मिलेंगे, और वो चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली अमेंडमेंट किया गया है इस एक्ट में, पहले 93 के एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही चेयरमैन बनेंगे, बट आफ्टर अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के एनी रिटायर्ड जज, वो चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे जज हो, और टर्म जो है वो 3 साल या 70 साल की हो सकती है, 3 और 70 ईयर्स। फिर 5 इसमें मेंबर होंगे, एक रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। इस तरीके से मेंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। 7 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होने वाले हैं, जो कि हमारा OBC कमीशन, SC कमीशन, ST कमीशन, इन सब के चेयरमैन हो गए। अब बात आती है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, भले ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, एक कमिटी होती है 6 लोगों की, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन तो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, उनको नहीं ले सकते, और लोकसभा के स्पीकर। इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। और 3 साल की टर्म होने वाली है। अभी मेंबर बनाए गए इसमें प्रियांक कानूनगो, जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन के चीफ भी रह चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस करते हुए के संजय मूर्ति क्या बने हैं, आपके न्यू कैग ऑफ इंडिया बने हैं। आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक हमें कैग की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। टर्म एंड टेन्योर 6 and 65 ईयर्स ऑफ द एज होने वाला है। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल, एवरीथिंग विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, बट जो रिमूवल होगा वो सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये और जो बातें मैं बोल रही हूँ सब मेंशन कर दिया है मैंने। Who has been appointed as a chairman of National Commission for Women, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, विजया किशोर राहटकर जो हैं वो यहाँ पर चेयरमैन बनाई गई हैं। किसकी? विमेन कमीशन की। फिर विमेन कमीशन जो है अभी एक कॉलिंग
कुछ करके एक नया इनिशिएटिव भी है, वो भी हम देखेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। आपको बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेफगार्ड एंड प्रमोट वुमेन्स राइट इन इंडिया। एक चेयरपर्सन होते हैं, जनरली एक फीमेल ही होंगी, 5 मेंबर्स होंगे और सेक्रेटरी भी होंगे। इनमें एक महिला का होना ज़रूरी है, एक मेंबर SC/ST का होना भी ज़रूरी है। 3 साल या फिर एज ऑफ 65 तक इनकी टर्म होने वाली है। और अभी रिसेंटली जो अर्चना मजूमदार हैं, इनको यहाँ पे मेंबर बनाया गया है। रेखा शर्मा इनसे पहले, विजया किशोर जो है इनसे पहले चेयरमैन थी रेखा शर्मा। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड 26वें डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के एस परमेश, शिवमणि परमेश, ठीक है। और इनसे पहले जो थे वो थे राकेश पाल, अब बन गए हैं कौन, डायरेक्टर जनरल एस शिवमणि परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है भाई 1 फरवरी 1978 का एस्टैब्लिशमेंट है और अलग अलग तरीके के रोल जो है आपको कोस्ट गार्ड के, हमारी कोस्ट को प्रोटेक्शन करना इनका मेन काम है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल और भूटान की हमारी जो बॉर्डर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अमृत मोहन प्रसाद जो हैं वो SSB के करंट चीफ बने हैं, ठीक है। SSB जो है वो क्या है, वन ऑफ द CAPF है इंडिया की। इससे पहले ये CRPF में स्पेशल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे भी रहे हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह, राजा रणधीर सिंह, जो काफ़ी फेमस एथलीट रहे हैं इंडिया के, एंड इज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस पोजीशन, ठीक है। 5 टाइम ओलंपियन शूटर रहे, नॉट एथलीट, सॉरी, 5 टाइम ओलंपियन शूटर रहे हैं रणधीर सिंह और एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एंड नाउ फाइनली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। NSG के डायरेक्टर जनरल बने हैं BB श्रीनिवासन, भृगु श्रीनिवासन जो हैं NSG के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नलिन प्रभात के बाद। नलिन प्रभात जो हैं जम्मू कश्मीर में आई गेस DG बनाए गए हैं। NSG को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, इसको 1984 में बनाया गया था। और अनीश दयाल सिंह जो हैं अनीश दयाल सिंह जो हैं वो डायरेक्टर जनरल थे CRPF के, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था NSG का। अब CRPF के भी चेंज हो गए हैं, ज्ञानेंद्र सिंह बन गए हैं। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज असम राइफल जो हैं इसके न्यू डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। मैंने आपको 7 CAPF बताई और उनमें से मैंने कहा असम राइफल के जो चीफ होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, वेरस बाकी के जो चीफ हैं वो IPS रैंक के होते हैं। असम राइफल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। 1835 में इसको बनाया गया है, याद रखना। इंडिया म्यांमार की बॉर्डर पे होने के साथ साथ इट वर्क्स विद द आर्मी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ये डिफेंस मिनिस्ट्री में आती हैं, वेरस जो CAPF हैं सातों की सातों वो होम मिनिस्ट्री में आती हैं। CDS में क्वेश्चन भी पूछा गया, डुअल स्ट्रक्चर्ड पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? असम राइफल, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही है, बॉर्डर प्रोटेक्शन का, और आर्मी के साथ भी ये काम करती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो हम भले ही 4 एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, पर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, हमारी ये जो सीरीज़ है 50 डेज़ की। तो फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।